सिंधु घाटी सभ्यता समाज एवं संस्कृति पार्ट 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर भूमिका इंट्रोडक्शन सरस्वती अथवा सिंधु सभ्यता नगर नियोजन एवं विस्तार की दृष्टि से एक उन्नत सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के पुरातत्विक उत्खनन के पश्चात जो तस्वीर हमारे सामने आती है उसमें हम पाते हैं कि न केवल विस्तार अपितु सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की दृष्टि से भी यह एक उन्नत सभ्यता थी। आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता की नियोजित सड़क व्यवस्था जल निकास प्रणाली हमारे लिए सचमुच आश्चर्य का विषय है। आज जबकि हमारा मुंबई जैसा महानगर बारिश के दिनों में समुचित जल निकास प्रणाली के अभाव में बाढ़ग्रस्त हो जाता है, दिल्ली भी हो जाता है। ऐसे में सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली हमें बताती है कि हम उस युग में अधिक नियोजनपरक यानी सिस्टमेटिक थे। सिंधु सभ्यता ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समुचित प्रगति की थी। इस अध्याय में हम सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति एवं तत्वज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तथ्यपरक विवेचना प्रस्तुत करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। मेन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता थी। नगर नियोजन में सर्वप्रमुख विशेषता थी इस सभ्यता की जल निकास प्रणाली। यहाँ की सड़क व्यवस्था भी नियोजित थी। सड़क के दोनों ओर पक्की नालियों का निर्माण किया गया था। नगर नियोजन के अलावा यहाँ प्राप्त स्नानागार एवं अन्नागार होता है जिसमें अनाज रखे जाते हैं, अनाज रखने का गोडाउन। पक्की नालियों का निर्माण किया गया था। नगर नियोजन के अलावा यहाँ प्राप्त स्नानागार एवं अन्नागार भी सिंधु सभ्यता की विशेषता को इंगित करते हैं। इन सभी विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है। नगर नियोजन, नगर योजना, टाउन प्लानिंग। हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता इस नगर नियोजन है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग में परिखा, प्राकर, द्वार, अट्टालक, बुर्ज यानी कि टावर, राजमार्ग, प्रासाद, कोष्ठागार, सभा एवं जलाशय आदि वस्तु के सभी तत्व मिलते हैं। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था, जहां सामान्य लोग रहते थे। नगरों के दुर्ग ऊंची और चौड़ी प्राचीरों यानी सुरक्षा दीवारों से घिरे रहते थे। प्राचीरों में बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में द्वार यानी गोपुरम बनाए गए थे। इनका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था। नगर योजना में नंबर 1 है सड़क व्यवस्था यानी कि रोड्स। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 यानी कि 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। मुख्य सड़क जो कि चौड़ी सड़कें होती थी लगभग 9.25 मीटर की, उनको राजपथ कहकर बुलाया जाता था, उनका नाम राजपथ था। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 यानी कि 2.75 लगभग 2.25 से 3.66 मीटर यानी कि लगभग 3.25 से 3.25 मीटर ऐसे कुछ हुआ करती थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी, जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। सड़कें मिट्टी की बनी थी एवं उनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी यानी कि टाइम से उनकी सफाई हो जाया करती थी। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरों के बने होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। संभवतः इन चबूतरों पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं की बिक्री करते होंगे, क्योंकि वो रोड के इधर उधर है ना। आपने देखा होगा अक्सर मार्केट सड़क के दोनों ओर लगती हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े चबूतरे थे ताकि वहाँ पे रख के सामान बेचा जा सके। अब नंबर 2 है जल निकास प्रणाली, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी।
यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की बड़ी नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था ताकि उनमें एक्स्ट्रा कूड़ा करकट ना जाए। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मोखे यानी कि मेन होल बने हुए थे ताकि उनको खोल के इनमें से गंदगी निकाल के इनको साफ कर दिया जाए। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिली है। उस टाइम के यानी आज से 4500 या 5000 वर्ष पूर्व की जो भी विशेषताएं हैं उनमें ऐसी विशेषता और कहीं भी देखने को नहीं मिली है जहाँ पे इतना अच्छा वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो। नंबर 3 है स्नानागार यानी कि द ग्रेट बाथ, बड़े बड़े नहाने की जगह। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग में एक बड़ा स्नानागार स्थित है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 54.86 इंटू 33 मीटर यानी लगभग 55 मल्टीप्लाइड 33 मीटर। उसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर। यहाँ 39 फुट यानी 11.88 मीटर लंबा, 23 फुट यानी कि 7.01 मीटर चौड़ा एवं 8 फुट यानी कि लगभग 2.5 मीटर गहरा। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी थी। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना अभी जो मिला हुआ है तो बना हुआ है। संभवतः विशाल स्नानागार का योग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता होगा। जरूर या तो कोई पूजा वगैरह होती होगी उनकी या कोई अनुष्ठान होते होंगे, तो किसी ऐसे ही धर्म से रिलेटेड कुछ तो होगा, ऐसा माना गया है। स्नानागार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। वहीं आसपास कोई वस्तुतः यह स्नानागार तत्कालीन उन्नत तकनीकों का परिचायक है। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नागार यानी कि ग्रेनरी, जहाँ पे अनाज वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं। मोहनजोदड़ो में ही 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी लगभग 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में हैं। ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरों पर हैं एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर से इंटू 6.09 मीटर है यानी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर और 6 मीटर लगभग। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था निःसंदेह उच्च कोटि की थी। नंबर 5 है ईंटें, ब्रिक्स। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। ईंट आयताकार होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार 51.43 मल्टीप्लाइड 26.27 मल्टीप्लाइड 6.35 सेंटीमीटर है यानी कि शायद 51 सेंटीमीटर लंबी, 26 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची। सामान्यतः 27.94 मल्टीप्लाइड 13.97 मल्टीप्लाइड 6.35 सेंटीमीटर की ईंटें प्रयुक्त हुई हैं। हड़प्पा संस्कृति में एक एल आकार की जलरोधी छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्रयोग उल्लेखनीय है। बात यह है कि समकालीन मिस्र की सभ्यता में भी पकी ईंटों के स्थान पर धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया में यद्यपि पकी ईंटों का प्रयोग होता था किंतु काफ़ी सीमित मात्रा में, मतलब पकी ईंटें भी होती थी और केवल धूप में सुखाई हुई ईंटें भी होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली ही थी। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप। अब हम जानते हैं इनका पॉलिटिकल नेचर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में साक्ष्यों के अभाव में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। उत्खनन स्वरूप जो भी साक्ष्य हमें उपलब्ध हैं उनसे इस सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप का अनुमान भर लगाया जा सकता है। मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, लेकिन निश्चित नहीं कह सकते। उत्खनन में अभी तक न तो ऐसी कोई इमारत मिली है जिसको राजप्रसाद कहा जा सके, प्रासाद, ना ही कोई ऐसा भव्य मंदिर
या मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं ताकि अनुमान लगाया जा सके कि पुरोहित वर्ग का इस सभ्यता में शासन था। स्टुअर्ट पिगट महोदय के अनुसार, अब देखते हैं स्टुअर्ट पिगट महोदय ने इसके बारे में क्या कहा है। सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का अधिकार था, ऐसा उनको लगता है। मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल स्नानागार एवं उसके समीप प्राप्त अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस विशाल क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन अवश्य रहा होगा। ऐसा अनुमान है कि स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान हेतु किया जाता होगा। शायद इसीलिए पिगट महोदय ने उपयुक्त निष्कर्ष निकाला होगा। पुरोहित वर्ग की प्रधानता थी अथवा नहीं थी, ये कहना असंभव है। यहाँ एक तथ्य ये भी उल्लेखनीय है कि सुमेर और अक्काड़ की तरह पुरोहित वर्ग यहाँ संगठित नहीं था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में प्राप्त दुर्गों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का शासन शूद्रण दुर्गों द्वारा होता था। इन दुर्गों में बहुसंख्यक केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। वे श्रम, मूल्य, भार आदि में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास करते थे। साथ साथ सार्वजनिक भवनों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराते थे। ऐसा भी अनुमान है कि उनका एक राजा होता था जो संभवतः पुरोहित होता था। शासन में धर्म तत्व की प्रधानता थी। जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। सैंधव सभ्यता के विस्तार के बावजूद इसमें जो एक रूपता दिखाई देती है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के शासन केंद्र थे। शायद इसीलिए स्टुअर्ट पिगलट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बतलाया है। देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, और ऐसे पूछने को भी आता है कि स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है, जुड़वा राजधानियां, या इनको जुड़वा राजधानियां किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के हाथों में था। इस तर्क का प्रमुख आधार यह है कि हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे। विजय एवं साम्राज्य विस्तार में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इनकी अपेक्षा व्यापार वाणिज्य में उनकी रुचि ज़्यादा दृष्टिगोचर होती थी। मैके महोदय ने क्या कहा है। मैके महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था, जबकि बीबी लाल का अनुमान है कि सैंधव काल में कई छोटे बड़े राज्य रहे होंगे तथा प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय रहा होगा, परंतु ये विद्वान यहाँ प्रचलित शासन व्यवस्था के स्वरूप पर मौन हैं। हंटर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। इस तर्क का प्रमुख आधार यह है कि मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक नगर योजना मिलती है जो लोक स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान देती थी। व्हीलर ने क्या कहा है। व्हीलर महोदय के अनुसार सिंधु क्षेत्र की शासन व्यवस्था मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा के उत्खनन के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था। नगर योजना को देखते हुए वहां की समुचित नगर पालिका व्यवस्था का संकेत मिलता है। सड़कों की अच्छी व्यवस्था, नालियों द्वारा जल निकास का बेहतर प्रबंध निश्चित तौर पर एक अच्छी, संगठित एवं सुचारू जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का संकेत देते हैं। सिंधु घाटी के शांतिपूर्ण जीवन के प्रमाणों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शासन प्रणाली कोई भी हो, परंतु यह तो निश्चित है कि सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था निश्चित रूप से ही उच्च कोटि की थी, यानी बहुत ही वंडरफुल थी, अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता का सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन, कल्चरल एंड सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की भी विशेषता थी। सिंधु सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर समाज के अंतर्गत कई वर्गों के होने के संकेत मिलते हैं। नंबर क, पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, जादूगर, वैद्य और उच्च वर्गीय समझे जाते थे। ख, कृषि व्यवसायी, कुंभकार, बढ़ई, मल्लाह आदि लोग निम्न वर्गीय समझे जाते थे। इतिहासकारों ने उपयुक्त सभी वर्गों को सुविधा की दृष्टि से प्रमुख 4 वर्गों में पुनर्विभाजित किया है, यानी फिर से विभाजित किया है। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी अथवा व्यवसायी और श्रमजीवी, यानी कि शिल्पकार और श्रमिक। समाज में संभवतः पुरोहित वर्ग को सम्माननीय स्थान प्राप्त था। हड़प्पा में प्राप्त विभिन्न प्रकार के मकानों के आधार पर कुछ विद्वानों ने समाज को जाति प्रथा प्रचलित होने का अनुमान लगाया है, जबकि बृहत एवं लघु मकानों की पास उपलब्धता इस बात का भी संकेत देती है कि धनी निर्धन के भेदभाव से परे ये लोग पारस्परिक मेल मिलाप में रहते थे। व्हीलर आदि विद्वान समाज में दास प्रथा का संकेत देते हैं, परंतु मिस्त्री तथा सुमेरियन समाज के अनुरूप यहाँ दास प्रथा का अस्तित्व खोजना तर्कसंगत नहीं मानते। इनके अलावा हड़प्पा कालीन समाज की अन्य प्रमुख विशेषताएं कुछ और भी हैं, इस तरह से हैं।
नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। नंबर 2, ये विशेषताएं बहुत ध्यान रखनी है। ये खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। नंबर 3 है, केश विन्यास प्रचलित था। स्त्रियां जूड़ा बांधती थीं तथा पुरुष लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूछ रखते थे। चौथा, इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। विविध प्रकार के आभूषण, कट्ठाहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि भी पहनते थे। नंबर 5, श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल, पाउडर आदि से परिचित थीं। शीशे, कंघे एवं तांबे के दर्पण का प्रयोग होता था। चनूदड़ों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। नंबर 6, इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि से बनते थे। नंबर 7, मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग व चारपाई से भी परिचित थे। नंबर 8, सैंधव निवासी अमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। नंबर 9, सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक हैं, जिनमें से एक बैल रूपी खिलौना सिर हिलाता है तथा एक हाथी मिला है जिसका सिर दबाने से निकलता है। नंबर 10, यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। गाने बजाने में भी ये शौकीन थे। 11, मछली फंसाने के कांटे एवं एक मुहर पर तीर से हिरन को मारते दिखाया जाना संकेत देते हैं कि ये लोग शिकार के भी शौकीन रहे होंगे। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य व स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ हुए उत्खनन स्वरूप प्राप्त अवशेषों के आधार पर भी हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। इसके आधार पर यहाँ के धार्मिक स्वरूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखी हुई हैं नीचे। नंबर 1, हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह का कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे कि हम मंदिर कह सकें या मंदिर की संज्ञा दे सकें। नंबर 2, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृत मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृ देवी की मूर्तियां बताते हैं। मृण मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। नंबर 3, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। अतः संभव है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। नंबर 4, मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। इसके 3 सींग हैं। इसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र। इसके सम्मुख एक हिरन है। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता से बहुसंख्या में लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत देते हैं। नंबर 6, ये लोग वृक्ष विशेषतः पीपल की पूजा करते थे क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियाँ दिखाई गई हैं। नंबर 7, कुबड़ वाला बैल विशेषतः पूजनीय था। नंबर 8, नाग पूजा के भी संकेत मिलते हैं। नंबर 9, बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देते हैं कि लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। नंबर 10, मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। नंबर 11, स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। नंबर 12, कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली हैं जो अग्नि पूजा का साक्ष्य हैं। कालीबंगा के हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है। नंबर 13, मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी शवों को 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। पहला है पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। नंबर 2 है आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात सबके बचे हुए भाग को गाड़ देते थे। तीसरा है दाह कर्म। इसमें शव जला दिया जाता था एवं उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। 13 के बाद 14 है, ये तो मृतक संस्कार। 13 के 3 भाग बताए हैं हमने किस तरह से 3 तरह से मृतक संस्कार होते थे। अब नंबर 14, लोथल से प्राप्त एक कब्र में शव का सिर पूर्व में व पैर पश्चिम में है। शरीर को करवट देकर लिटाया गया है। 15, लोथल में ही एक कब्र में 2 शव एक दूसरे से लिपटे हुए पाए गए हैं। नंबर 16, सुरकोतड़ा में एक अंडाकार कब्र का गड्ढा मिला है। नंबर 17, हड़प्पा में एक मानव अस्थिपंजर के समीप एक बकरे का अस्थिपंजर मिला है। इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मृतक के अंतिम संस्कार के संबंध में ही कदाचित बकरे की बलि दी गई होगी।
18 अतः जीववाद, एनिमिज्म और पुनर्जन्म में आस्था के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से वहां की अर्थव्यवस्था के उन्नत स्वरूप की झलक मिलती है, जिसे निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी। कपास की भी खेती होती थी, जिससे लोग अपने लिए नए कपड़े बनाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्कियाँ व कूटने हेतु ओखलियों के उपयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की। मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाता था, जिसे वे सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। लोथल तथा रंगपुर गुजरात से धान की भूमि मिली है, किंतु धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिले हैं, जो कि उत्तरकालीन हैं। लोथल रंगपुर से ही बाजरा की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनाज, नींबू एवं तरबूज आदि के उत्पादन के साक्ष्य भी मिले हैं। हल द्वारा खेतों की जुताई के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। हल द्वारा खेत की जुताई के साथ साथ एक ही खेत में एक साथ दो दो फसल उगाने की कला में भी इस सभ्यता के लोग परिचित थे। इस बात का भी संकेत मिलता है कि सिंचाई के लिए नदियों के साथ साथ बांध तथा नहरें भी बनाई गई होंगी। उपर्युक्त सभी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत कृषि तकनीक का भी संदेश देते हैं। अभी हमने कृषि की बात कर ली। अब हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। इस तथ्य के भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैलों से विदित होता है कि यहाँ दो प्रकार के बैल थे, कुबड़दार बड़े सींग वाले बैल और बिना कुबड़ के छोटे सींग वाले बैल। कुत्ता, हाथी, सूअर, गधा एवं ऊंट इनके प्रमुख पालतू जानवर थे। कुत्ता शिकार के भी काम आता था। इसके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू एवं हंस आदि के चित्र भी यहाँ प्राप्त मूर्तियों में देखने को मिले हैं। खिलौने एवं मोहरों पर भी मिले हैं। पूर्व में माना जाता था कि घोड़ा प्रमुखतः वैदिक कालीन आर्यों का प्रिय पशु था। सैंधव लोग इससे परिचित नहीं थे, मगर हाल में ही लोथल, सुरकोतड़ा एवं कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि मिले हैं। बीवी लाल महोदय ने भी कालीबंगन के उत्खनन से घोड़े के अवशेष मिलने की जानकारी दी है। अतः यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ऊपर वर्णित पशुओं के साथ साथ घोड़े से भी, ऊपर जो भी मैंने पढ़ के बताए थे ना, वो कुत्ता, हाथी, सूअर और बाकी सारे, उनके साथ साथ घोड़े से भी पूर्णतः परिचित थे। नंबर 3 है शिल्प तथा उद्योग धंधे, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधों के प्रति भी हड़प्पा संस्कृति के लोगों का स्पष्ट रुझान दृष्टिगोचर होता है। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों यानी कि तकली, सुई आदि से प्राप्त स्पष्ट संकेत देती है कि कपड़ा बुनना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। कुंभकार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त हाथ से भी सामग्री बनाते थे। मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के मोहल्ले का भी पता चलता है। स्वर्णकारों का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। आभूषणों के निर्माण में उन्हें काफ़ी निपुणता प्राप्त की थी। वे लोग चांदी के आभूषणों के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे, परंतु सोने के केवल आभूषण बनाए जाते थे। शंख, शीप, घोंगा, हाथी दांत से भी उपकरणों का निर्माण करना वे जानते थे। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु मूर्तियां बनाने में किया जाता था। खुदाई में तांबे कांसे के उपकरण बहुतायत में मिले हैं। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कड़ाही तथा प्रसाधन सामग्रियां प्रमुखता से मिलती हैं। वे लोग धातु को पीटकर चादर बनाने की कला से परिचित थे, अतः धातु उद्योग भी काफ़ी उन्नत व्यवस्था में था। बढ़ईगीरी के व्यवसाय के भी स्पष्ट संकेत मिले हैं। लकड़ी से मूर्तियां आदि बनाई जाती थीं। लकड़ी से निर्मित गाड़ी के पहिए तथा तख्तों के अवशेष मिलते हैं। ईंट उद्योग भी विकसित अवस्था में था। घर ईंटों के बने होते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नाव बनाने में भी हड़प्पा सभ्यता के निवासी प्रवीण थे। चनुदड़ो तथा लोथल में मनका बनाने का कारखाना के साक्ष्य भी मिले हैं। दोनों ही स्थानों से कच्ची धातुएं, भट्टियां, गुर्रियां आदि मिले हैं। चनुदड़ों में सैलखड़ी की मोहरें तथा चर्ट के बने बटखरे भी मिले हैं। इनके अलावा लोथल एवं
बालाकोट का शीप उद्योग भी विकसित था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प तथा उद्योग धंधे काफी उन्नत अवस्था में थे एवं उनके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार भी थे। व्यापार तथा वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। कृषि पशुपालन उद्योग धंधों के साथ साथ सैंधव निवासियों की व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफी रुचि थी। उनके आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार काफी उन्नत थे। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। दोनों के बीच की दूरी 483 किलोमीटर थी, किंतु परस्पर व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। व्यापार प्रमुखतः जल मार्ग द्वारा होता था, किंतु थल मार्गों से भी वे परिचित थे। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु देके उसके बदले में दूसरा वस्तु ले लेना, बिना किसी करेंसी के, पैसे के। सैंधववासी तौल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे, जिनमें 1, 2, 4, 8, 16, 32 एवं 64 का अनुपात होता था। सर्वाधिक प्रयोग में 16 इकाई के बाट का करते थे। मापने के साधनों से भी परिचित थे एवं दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग जानते थे। यहाँ के बटखरों की तौल की प्रामाणिकता मेसोपोटामिया और इलाम के बटखरों से कहीं अधिक थी। बाट घनाकार, शंक्वाकार एवं बेलनाकार आकृति के थे। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कच्चे माल तथा प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, अतः यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों एवं विदेशों से इन्हें प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए सोना अफगानिस्तान, फारस दक्षिण भारत कोलार खान, चांदी ईरान अफगानिस्तान, तांबा बलूचिस्तान अरब खेतड़ी राजस्थान, लाजबर्ग नील रतन बदशंखा अफगानिस्तान, शीशा ईरान और अफगानिस्तान से, सैलखड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से, सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत, नीलमणि महाराष्ट्र, अलाबस्टर बलूचिस्तान, शंख कौड़ियाँ सौराष्ट्र और दक्षिण भारत। वह व्यापार संभवतः जलमार्ग द्वारा ही किया जाता होगा। लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा बंदरगाह होने के प्रमाण मिलते हैं। नाव का एक चित्र मोहनजोदड़ो में एक बर्तन पर उत्कीर्ण मिला है। मिस्र, सुमेर, क्रीट तथा मेसोपोटामिया आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, बहुत सी हड़प्पाई शील मेसोपोटामिया की खुदाई से निकली हैं। नंबर 2, लोथल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। नंबर 3, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें, जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया की विशेषता थी, वो भी मिली हैं। नंबर 4, संगमरमर की बनी इलाम और सुमेर की शैली की अनेक मुद्राएं मोहनजोदड़ो में मिली हैं। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु सभ्यता संबंधी अभिलेखों में इसका नाम मेलूहा मिलता है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में सिंधु क्षेत्र यानी कि मेलूहा एवं मेसोपोटामिया के बीच 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दलमुन और माकन का उल्लेख है। इनमें दलमुन की पहचान फारस की खाड़ी स्थित बहरीन से की गई है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक कीलदार अभिलेख में भी सैंधव क्षेत्र एवं मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। इस प्रकार सैंधव वासियों का बाह्य व्यापार आंतरिक व्यापार की तुलना में अधिक समृद्ध था, जिससे यथेष्ट प्रमाण भी मिलते हैं। वस्तुतः सैंधव सभ्यता की समृद्धि का सर्वप्रमुख कारण उनका विदेशी व्यापार ही था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा गया है। नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण है कि संस्कृति के निर्माताओं ने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की थी। विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति को हम निम्न बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। नंबर 1, लिपि। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, मगर इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। कई ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जिन पर यह चित्र लिपि अंकित है। उनकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं ओर की जाती है। नंबर 2, धातुकर्म। सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल काठियावाड़ से तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तुएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो से भी एक 10.5 सेमी ऊंची कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि वे कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीकी से भी परिचित थे। तांबा चूंकि 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, अतः निश्चित रूप से वे इतना पैदा करने की तकनीकी से भी परिचित रहे होंगे। संभवतः सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे यानी खेतड़ी की खानों से कच्ची धातु प्राप्त करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 75 से 90% तक तांबे यानी कि Cu में 10 से 25% तक टिन मिलाने पर कांसा तैयार होता है। अतः सिंधु सभ्यता में कांसे की मूर्ति का मिलना इस बात का संकेत है कि वे लोग मिश्र धातु कांसा बनाने की तकनीक से को भी जानते थे। मोहनजोदड़ो से स्वर्ण निर्मित नर्तकियों की मूर्तियां आदि भी मिली हैं। इसके अतिरिक्त सोने चांदी के अनेक आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हड़प्पावासी धातु विज्ञान में उत्कृष्ट ज्ञान रखते थे। नंबर 3, वाहन। मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, जो इस बात का द्योतक है कि वे लोग आवागमन तथा मालवाहक के रूप में
बैलगाड़ी का उपयोग करते होंगे और इस तकनीकी से भी परिचित थे। नंबर 4, गोदी एवं नौका। लोथल में ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी यानी कि डॉकयार्ड मिली है। इससे पता चलता है कि वे नौका एवं गोदी निर्माण की तकनीकी से भी परिचित थे। मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ है। इन नौकाओं द्वारा विदेशों से व्यापार होता होगा। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुहा यानी सिंध क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधी चर्चा है। इसका प्रमाण यह भी है कि लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सीलें भी मिली हैं और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें, जो कि मेसोपोटामिया की विशेषता थी, वो भी मिली हैं। नंबर 5, मापतोल की तकनीकी का ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता के लोग मापतोल की तकनीकी से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाँट मिले हैं। सबसे बड़ा बाँट 1375 ग्राम का, 1375 ग्राम मतलब 1 किलो 375 ग्राम। सबसे छोटा बाँट 0.87 ग्राम मतलब 100 ग्राम से भी कम। ये बाँट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में है। यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व रहा है। 16 छटांक का 1 शेर होता था एवं 16 आने का 1 रुपया होता था। हड़प्पावासी मापना भी जानते थे। बराबर दूरी पर माप लगे डंडे प्राप्त हुए हैं। लंबाई की इकाई 1 फुट थी, जिसमें 37.60 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट में 37.6 सेंटीमीटर होते हैं। एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त संख की बनी एक खंडित माप पट्टी भी मिली है। नंबर 6, नगर नियोजन। सैंधव नगर एक योजना के अनुसार निर्मित था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसकी अद्भुत नगर योजना। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे। पश्चिम से दुर्ग गढ़ी तथा पूर्व सिरे में आम जनमानस निवास करते थे। सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। कच्ची सड़कें होने के बाद भी साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। सड़क के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाता था। सड़क के किनारे पक्की ईंटों से बनी ढकी नालियां होती थीं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, अतः ये लोग पक्की ईंटों के निर्माण की तकनीकी से भी परिचित थे। इन्हें रेखा गणित का भी ज्ञान था। नंबर 7, चिकित्सा ज्ञान। सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई व्याधियों को दूर करने में सहायक है, अतः यह संभावना भी है कि सिंधुवासी चिकित्सा विज्ञान से भी परिचित रहे होंगे। कालीबंगा से एक ऐसा कपाल प्राप्त हुआ है जिसके कि मस्तिष्क शोध या जल कपाली की बीमारी थी, अतः संभव है कि इस मस्तिष्क पर इस बीमारी से संबंधित कोई शोध किया गया होगा। हड़प्पोत्तर संस्कृति, लेट हड़प्पन कल्चर। हड़प्पोत्तर संस्कृति से तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद की संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के अंत के पश्चात समस्त भारत में कई क्षेत्रीय संस्कृतियों का अस्तित्व देखा जा सकता है। सिंधु में झूकर संस्कृति, पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर में कब्रिस्तान एच संस्कृति। कब्रिस्तान एच संस्कृति को सबसे पहले हड़प्पा स्थल के कब्रिस्तान में एक विशिष्ट मृद भांड प्रारूप के आधार पर पहचाना गया, जिसे पुरातत्वीय साहित्य में कब्रिस्तान एच की संज्ञा दी गई है। मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। राजस्थान, पूर्वी बंगाल, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में पांडुर मृदभांड संस्कृति। गुजरात में चमकीले लाल मृदभांड की संस्कृति, मतलब ये तरह तरह के बर्तन मिलते थे, कहीं कैसे कहीं कैसे। उक्त क्षेत्रीय संस्कृतियों को मुख्यतः मृदभांड प्रारूपों से ही पहचाना जाता है। हड़प्पोत्तर संस्कृतियों में जो संस्कृतियां काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं वे कुछ इस प्रकार। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की आहड़ या बनास संस्कृति। उक्त संस्कृतियां ताम्रपाषाण काल से संबंधित हैं, जिनका उल्लेख पूर्व में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के तहत किया जा चुका है। राजस्थान में 2 प्रमुख स्थलों का उत्खनन किया गया है, आहड़ जो आधुनिक उदयपुर के निकट है एवं गिलुंद। इस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को आहड़ संस्कृति कहा जाता है। चूंकि यह बनास नदी घाटी में है, अतः इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ का टीला 1500 × 800 फुट एवं गिलुंद का टीला 1500 × 750 फुट का है। निर्माण कार्य के अधिकांश साक्ष्य आहड़ से मिले हैं, जिसके 15 रचनात्मक चरण देखे गए हैं। साधारणतः घर गारे एवं पत्थर से निर्मित थे। मकानों में तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। गिलुंद में पक्की ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। यहाँ के प्रमुख मृदभांड काले एवं लाल रंग के मिले हैं। तांबे का व्यापक प्रयोग होता था। पशुओं की मृण मूर्तियां, मोहरें, मनके आदि भी मिले हैं। चावल की खेती के साक्ष्य आहड़ में मिले हैं और C14 विधि द्वारा इस संस्कृति का काल 2000 ईसा पूर्व माना गया है।
सर प्रमुख तथ्य तो यह है कि राजस्थान ताम्र धातु कर्म का ही एक प्रमुख केंद्र था। मालवा क्षेत्र में हड़पोत्तर प्रमुख संस्कृति कायथा संस्कृति थी। कायथा एवं नवदा टोली यहाँ के प्रमुख उत्खनित स्थल हैं। यह भी ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, जिनका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। यहाँ के मूल मृदभांड लाल और काले रंग के हैं। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया द्वारा किया गया। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे अधिक विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इस स्थल की तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र नासिक, इनामगांव एवं दायमाबाद की जोरवे संस्कृति भी ताम्रपाषाण युग की एक प्रमुख संस्कृति है। इसका काल 1400 ईसा पूर्व से 1000 के बीच निर्धारित किया गया है। इस संस्कृति के मृदभांड लाल तल पर काले रंग के होते थे। इनकी एक विशिष्ट विशेषता टोंटीदार बर्तन है। यहाँ की एक और प्रमुख विशेषता कलश में किए गए शवाधान हैं, जो घर के फर्श के नीचे रखे मिले हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के अगले चरण की प्रमुख विशेषता चित्रित दूषण भांड संस्कृति है। इसमें लोहे का संकेत मिलता है। यह एक संस्कृतियाँ लोह प्रयोक्ता संस्कृतियाँ कहलाती हैं। भारत में लोह प्रयोक्ता संस्कृति के साक्ष्य अहेशत्र, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, खलोआ, मथुरा, रोपण, सरदारगढ़ ये 2 अलग अलग हैं, श्रावस्ती, नोह, कप्पिल, जखेड़ा, भवनापुरा आदि स्थलों पर मिले हैं। हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा में गेरुए रंग के मृदभांड मिले हैं। यहाँ के मृदभांडों को संयुक्त रूप से नैनादिक मृदभांड यानी डायग्नोस्टिक पॉटरी कहा गया है। C14 विधि से इस संस्कृति का काल 800 से 400 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इनमें अंतरजी खेड़ा की तिथि 1025 निर्धारित की गई है। हड़प्पोत्तर भारत में आर्थिक पृष्ठभूमि इकोनॉमिक बैकग्राउंड इन लेट हड़प्पन इंडिया। हड़प्पोत्तर संस्कृतियाँ मूलतः ताम्रपाषाणिक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजार चलते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्था में गांव में बस गए। कृषि, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ना हड़प्पोत्तर भारतीय लोगों की आर्थिक व्यवस्था का आधार था। धातु संबंधी तकनीकी ज्ञान के कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इससे खेती करने और ग्रामों में बस्तियां बसाने में आसानी हुई। भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है, जिनमें प्रमुख हैं जम्मू में माडा, पंजाब में चंडीगढ़ और संधोल, हरियाणा में दौलतपुर और मित्तांथल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास। गुजरात क्षेत्र के हड़प्पा सभ्यताकालीन स्थलों लोथल तथा रंगपुर से मृत्तिपंडों में लिपटे हुए धान की भूसी मिली है, जो अत्यंत निम्न कोटि की है। मगर धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास यानी कि उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अतः जान पड़ता है कि हड़प्पाई लोगों ने चावल की खेती तब शुरू की जब वे हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुलास पहुंचे। रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में नहीं देखा गया। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में उत्तर हड़प्पाई लोग कपास भी उपजाते थे, जैसा कि यहाँ के मृदभांडों पर मिले कपड़े के छापों से मालूम होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग माप एवं तोल की इकाइयों से परिचित थे, मगर उत्तर हड़प्पाई अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है। तौल की इकाई के घनाकार बाट भी उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात में नहीं मिलते हैं। उत्तर हड़प्पा काल तथा पहुँचते पहुँचते पश्चिम एशियाई केंद्रों से हड़प्पाइयों का व्यापार समाप्त हो गया। हड़प्पोत्तर काल में लाजवर्द मणि, चर्ट, इंद्रगोपी मणि, कार्नेलियन बेड तथा तांबे या कांसे के पात्र लगभग लुप्त प्राय हो चुके थे। इसका एक कारण संभवतः यह हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उत्खनित अधिकांश हड़प्पोत्तर संस्कृति के स्थल मूलतः देहाती बस्तियां ही हैं। उत्तर हड़प्पाकालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृति का काल मोटे तौर पर 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ ही उनकी नगरीय सभ्यता का भी पतन हो गया था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों का अस्तित्व हड़प्पोत्तर सभ्यता में समाप्त हो गया। नगरीय सभ्यता के पतन के कारण ही शिल्प एवं उद्योग धंधों का विनाश हुआ और व्यापार एवं वाणिज्य भी समाप्त हो गया। अतः हड़प्पा सभ्यता के बाद ही हड़प्पोत्तर सभ्यता ग्राम प्रधान सभ्यता थी, जिसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि एवं पशुपालन था। पत्थर एवं तांबे के ज्ञान ने हल्के निर्माण एवं खेती की तकनीकी में विस्तार किया। कालांतर में उत्तर भारत के अंतरजी खेड़ा से जब 1025 ईसा पूर्व में लोह धातु का पता चला तो हल भी लोहे के बनने लगे। लोहे के हल बनने से खेतों की जुताई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और कृषि का विकास हुआ।
इस प्रकार हड़प्पोत्तर भारत में कृषि के क्षेत्र में तो विस्तार देखने को मिलता ही है, परंतु शिल्प, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य आदि का अस्तित्व नहीं मिलता है। स्मरणीय तथ्य: सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता है। मोहनजोदड़ो से 45.72 मीटर लंबा एक एवं 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के निवासी पकाई हुई ईंटों का भवन निर्माण में प्रयोग करते थे, जबकि समकालीन मिस्र की सभ्यता में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। स्टुअर्ट पेगट के अनुसार सिंधु प्रदेश पर पुरोहित वर्ग का अधिकार था। स्टुअर्ट पेगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। व्हीलर के अनुसार सिंधु क्षेत्र की शासन व्यवस्था मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक है। हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता में बहुसंख्या में लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत देती है। सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जाता है। हल द्वारा जुताई के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सैंधववासी तौल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे, जिनमें 1, 2, 4, 8, 16, 32 एवं 64 का अनुपात होता था। लोथल गुजरात से गोडीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।